नमस्कार फ्रेंड्स, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। रिसेंट में हमने देखा ऑरोरास, जो ब्यूटीफुल स्काईलाइट्स हैं, वो हनले इंडिया में दिखी हैं। हनले जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, यहाँ पे भी हमने ऑरोरा देखा। और अगर हम बात करें ऑरोरा की, ये ऑरोरा आर्कटिक एरिया में भी दिखता है और एंटार्क्टिक यानी कि पोल्स पे दिखता है। बेसिकली पोल्स और पोल्स से जो सटी हुई कंट्रीज़ होती हैं वहाँ देखा जाता है। जो ऊपर के साइड होता है उसे ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। जो नीचे एंटार्क्टिक के पोल के साइड दिखता है, साउथ पोल के साइड दिखता है, उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। बट अब तो हमें ये समझ में आ गया कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियलिस, बेसिकली ऑस्ट्रेलिस की अगर बात करें तो वो सिर्फ पोल्स तक ही नहीं बल्कि बियॉन्ड द पोल्स जाके काफ़ी नीचे इंडिया तक भी दिखी है। तो चलिए जान लेते हैं होती क्या है ये। कुछ ऐसे ब्यूटीफुल लाइट्स होती हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस की। हाल ही में लद्दाख के हनले गांव में रात का आसमान उत्तर ध्रुवीय रोशनी या ऑरोरा बोरियलिस, याद रखिएगा ऑरोरा बोरियलिस से जगमगा उठा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे रोशनी देखने को मिली। पर ये ब्यूटीफुल लाइट्स मतलब किस फिनोमेना से होती है, इसको भी जानना ज़रूरी है। ये एक चमत्कार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुवों ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुवों यानी कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नज़दीक देखी जाती है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य के अवशोषित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती है। यानी कि ऐसे सोलर फ्लेयर्स जब आते हैं, हमें पता है कि सोलर इजेक्शंस भी आते हैं, मतलब सन के एटमॉस्फेयर से प्लाज्मा एक तरह से बाहर फेंका जाता है। इसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। कोरोना सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत है एटमॉस्फेयर की। तो कोरोनल मास इजेक्शन, इकट्ठे जब प्लाज्मा निकलता है सन के एटमॉस्फेयर से और वो बाकी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के साथ जब इंटरैक्ट करता है, हमें पता है हमारा भी एटमॉस्फेयर है जो कि हमें ऐसे ही मास इजेक्शन से बचाता है। स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, हमारे अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब कोरोनल मास इजेक्शंस या फिर सोलर फ्लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर के मैग्नेटोस्फेयर यानी कि चुंबकीय जो परत है मैग्नेटोस्फेयर उसके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, उसके साथ जब क्रियान्वयन करते हैं, तो हमें दिखता है ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ऑरोरा सूर्य द्वारा निकलने वाले प्लाज्मा कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। ये सूर्य के कणों के कारण होता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों कणों से टकराते हैं। जब ये कण टकराते हैं तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। ऑरोरा के विभिन्न रंग विभिन्न गैसों द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो गैस जैसे प्रेजेंट होगी उस तरह का वहाँ पे रंग रहेगा। उदाहरण के लिए हरा ऑरोरा की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन अणुओं के कारण होते हैं। तो यहाँ अगर यूपीएससी में पूछता है कि ऑरोरा में अगर हरा रंग है तो कौन सी गैस मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन अणुओं के कारण होता है। जबकि अगर ऑरोरा लाल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन उच्च ऊंचाई ऑक्सीजन परमाणुओं के कारण होता है। उच्च ऊंचाई वाला ऑक्सीजन यानी कि जो बहुत ऊंचाई पे प्रस्तुत होता है ऑक्सीजन, उसके कारण होता है। ध्रुवीय रोशनी ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देने के कारण या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को ध्रुवों के पास फंसा लेता है, जिससे वे वायुमंडल के साथ संपर्क करते हैं और प्रकाश का एक सुंदर प्रदर्शन भी उत्पन्न करते हैं। रोशनी की शक्ति और आवृत्ति सूर्य की गतिविधियों पर भी निर्भर करती है। जब सूर्य अधिक सक्रिय हो जाता है तो यह अधिक कण छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार और तीव्र ऑरोरा देखने को मिलता है। भूचुंबकीय तूफान और ऑरोरा, अर्थ की मैग्नेटिक या फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म और साथ ही साथ ऑरोरा, ये क्या किस तरह से बनते हैं? भूचुंबकीय तूफान कोरोनल मास इजेक्शन और सौर्य फ्लेयर्स जैसी सौर्य परिघटनाओं से उत्पन्न होती हैं। ये ऑरोरा की गतिविधियों को वृद्धि करती हैं। यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें, सोलर विंड जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके विंड के साथ साथ जैसे हमारा खुद का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का भी एटमॉस्फेयर है, उसमें कोरोना सबसे ऊपरी परत है। जब उससे फ्लेयर्स यानी कि एक भारी मात्रा में हवा इस साइड आती है
अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है वो ऐसे इंटरैक्ट करता है, पहले तो बचाता भी है सोलर विंड से, और साथ ही साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी कंटिन्यूअसली क्या करता है, इंटरैक्ट करता है इन कोरोनल मास इजेक्शन से। ठीक है, तो CME सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है, जबकि सौर ज्वालाएं ऊर्जा का विस्फोट है। तो यहाँ ये डिफरेंस है, यहाँ पे UPSC आपसे पूछ सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, कोरोनल मास इजेक्शन का क्या मतलब है, ये सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है, यानी कि दोनों प्लाज्मा और जो चुंबकीय क्षेत्र हैं दोनों साथ में मिलकर विस्फोट कर रहे हैं। जबकि अगर सौर के फ्लेयर्स की बात करें, ज्वालाओं की बात करें, तो सिर्फ वो ऊर्जा का ही विस्फोट होता है। CME अक्सर सौर ज्वालाओं के साथ होते हैं। ये विस्फोट सूर्य के सतह पर होते हैं, हालांकि वे स्वतंत्र रूप से घटित होने के लिए भी जाने जाते हैं। सौर तूफान की बात करें तो मजबूत सौर तूफानों के परिणाम स्वरूप सौर गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे अधिक स्पष्ट ज्योति तीव्रता से प्रदर्शित होती है। इन तूफानों के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले अवशोषित कणों की संख्या ऑरोरा को और तीव्र कर देती है, और सौर तूफान की शक्ति और पृथ्वी के बीच चुंबकीय क्षेत्र के संरेखण से ऑरोरा की दृश्यता एवं जीवंतता प्रभावित होती है। प्रभाव क्या है, देखो प्रभाव तो एक तो सुंदर देखते हैं, परिघटना बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती है। इसको देखने के लिए बहुत सारा पर्यटन भी होता है। साथ ही साथ इस प्रकार के सौर मौसम की घटनाएं ऑरोरा को सुपरचार्ज कर सकती हैं, और ये ऑरोरा कभी कभी उन जगहों पर भी दिखाई देता है जहां वे अन्यथा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर ध्रुवों के परे भी अगर इनको देखना हो वो भी पॉसिबल है। वे नेविगेशन सिस्टम को भी बाधित कर सकते हैं, क्योंकि है तो बेसिकली ये एक तरह की आउटर स्पेस एक्टिविटी जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। पावर ग्रिड तथा पाइपलाइनों में हानिकारक भूचुंबकीय प्रेरित धाराओं का भी निर्माण कर सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो ये सूर्य के वायुमंडल कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक बड़ा निष्कासन है, जो बाहर की ओर अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में फैलता है। मतलब कि अचानक से खूब सारा प्लाज्मा, बहुत सारी गैस, बहुत सारे अणु जब सूर्य फेंकता है बाहर की तरफ, तो उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इससे बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। अभी रिसेंटली SpaceX, इलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से अपनी जगह से हट गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी इसके बाद। CME के दौरान सूर्य भारी मात्रा में कण छोड़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अन्य भारी आयन भी होते हैं, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है। यह सौर ज्वालाओं के समान ही बनते हैं, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के घुमाव और पुनर्संरेखण यानी कि रीअलाइनमेंट का परिणाम है। अब जिससे चुंबकीय पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उलझती हैं तो वह मजबूत स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो सक्रिय क्षेत्रों में सूर्य की सतह को तोड़ सकती है और बाद में CME उत्पन्न कर सकती है। CME आमतौर पर सनस्पॉट समूह के आसपास होता है। सनस्पॉट यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं पूरे सन के सरफेस पे जो डार्कर होते हैं, डिमर होते हैं, क्योंकि ये ठंडे रीजन है। पूरे जो सन के आप सरफेस पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बने होते हैं, ये डार्कर और डिमर होते हैं। क्यों डार्कर और डिमर क्यों होते हैं? क्योंकि ये अन्य क्षेत्रों से ठंडे होते हैं, कोल्डर होते हैं, इस वजह से। तो ये ध्यान देना है। CME आमतौर पर सनस्पॉट समूहों के आसपास होते हैं और अक्सर सौर चमक के साथ होते हैं। हालांकि दोनों हमेशा एक साथ नहीं होते। CME सूर्य से बाहर की ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीमी गति से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की तेज गति से यात्रा करते हैं, और सबसे तेज पृथ्वी निर्देशित CME हमारे ग्रह कम से कम 15 से 18 घंटों में पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे वे सूर्य से दूर फैलते हैं, उनका आकार बढ़ता जाता है और बड़े CME हमारे ग्रह तक पहुंचने तक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान में लगभग 1/4 आकार तक पहुंच सकते हैं। पर अब हम बात करते हैं भूचुंबकीय तूफान की। कोरोनल मास इजेक्शन का प्रभाव क्या होता है? ये भूचुंबकीय तूफान उसका एक प्रभाव है। इसके चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबक मंडल के बीच परस्पर क्रिया से भूचुंबकीय तूफान पैदा हो सकता है। और ये उपग्रह संचार, नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि आप सैटेलाइट पे ही बेस करते हो नेविगेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए GPS वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसे नेविगेशन कहते हैं। वो सैटेलाइट के थ्रू ही होते हैं। अगर सैटेलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। पावर ग्रिड भी बाधित कर सकते हैं।
CMA पृथ्वी के वायुमंडल में कणों को सक्रिय करके उत्तरी और दक्षिणी रोशनी का शानदार प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इन्हें ऑरोरा भी कहा जाता है। विकिरण के खतरे में, जो मैंने अभी आपको बताया, विकिरण के खतरे बढ़ जाते हैं क्योंकि इस समय सूर्य की पराबैंगनी विकिरण भी हमारे वातावरण में आ सकती है। क्या ऑरोरा सिर्फ ध्रुवों पे दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ध्रुवों के पास ही इनका स्थानीय उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जाते हैं। ऑरोरा लगभग 70 डिग्री के अक्षांशों में दिखाई देते हैं या आमतौर पर ऑरोरल जोन नामक बैंड में होते हैं। पर अभी आपने देखा क्योंकि लद्दाख में भी दिखे हैं, इसलिए अब सिर्फ ये ध्रुवों तक सीमित नहीं है, क्योंकि लगता है कि बहुत लंबे एरिया तक, बहुत विस्तृत एरिया तक इनकी चुंबकीय ऊर्जा आई है। उत्तरी गोलार्ध में होने वाले ऑरोरा और ऑरोरा बोरियलिस के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी में मैंने बताया ऑस्ट्रेलिस के नाम से। ऑरोरा बोरियलिस अमेरिका में अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका, चिले, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के उच्च अक्षांश में देखे जाते हैं। चलो मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑरोरा क्या है, इसकी उत्पत्ति के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑरोरा एक चमत्कार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुवों और दक्षिणी ध्रुवों के नजदीक देखी जाती है। ऑरोरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य से आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण से होती है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।